ऑर्केस्ट्रेटर के बजाय हमने क्या बना दिया यहाँ पर, एक बना दिया इवेंट ब्रोकर। इवेंट ब्रोकर के पास क्या है, टॉपिक्स। एक टॉपिक है इसके पास एड टू कार्ट का, एक टॉपिक है इसके पास चेकआउट का, और एक टॉपिक है इसके पास शिपमेंट का स्टेटस। इस टॉपिक का फायदा क्या है, इस टॉपिक का एक प्रोड्यूसर है और एक कंज्यूमर। प्रोड्यूसर मतलब जो टॉपिक को अंदर डेटा रख रहा है, कंज्यूमर मतलब जो डेटा को रीड कर रहा है। प्रोड्यूसर का मतलब जो मैसेज को भेज रहा है, कंज्यूमर का मतलब जिसके पास मैसेज आ रहा है, जो उस मैसेज का रीड करने वाला बंदा है। ठीक है, अब क्या हुआ, एपीआई कॉलिंग का मसला खत्म हो गया। एड टू कार्ट हुआ, एड टू कार्ट ने क्या करा, अपने एड टू कार्ट के, वैसे एड टू कार्ट का तो अंदर टॉपिक की जरूरत ही नहीं है, एड टू कार्ट का डेटा कहाँ जा रहा है, डेटाबेस में जा रहा है, डीबी में जा रहा है। एड टू कार्ट हुआ, डेटा कहाँ गया हमारा, डीबी में डेटा अपडेट हो गया। अब वर्क फ्लो क्या हो गया, क्या हमारा एड टू कार्ट हो चुका है। अब यूज़र आया, यूज़र ने क्या करा, पेमेंट करी, सही है, डीबी में डेटा अपडेट हो गया। यूज़र ने क्या करा, पेमेंट करी, पेमेंट का डेटा भी डीबी में अपडेट हो गया। लेकिन पेमेंट का स्टेटस कहाँ जाएगा कि पेमेंट हो या नहीं हुई। जैसी पेमेंट होगी, पेमेंट का स्टेटस जाएगा इस टॉपिक के अंदर। ये टॉपिक एक मैसेज है बस, और कुछ नहीं है। मतलब उसने एक मैसेज कर दिया किसको, चेकआउट टॉपिक को, और चेकआउट टॉपिक को जैसी मैसेज जाएगा, इस चेकआउट टॉपिक को कौन रीड करेगा, कौन, किस बंदे को इस मैसेज की ज़रूरत है, शिपमेंट को, ये रीड करेगा इस डेटा को। अब पहले क्या हो रहा था, ऑर्केस्ट्रेटर इसको कॉल लगाता था और ऑर्केस्ट्रेटर इसको कॉल लगाता था। ऑर्केस्ट्रेटर हटा दें तो फिर ये बेचारा इसको डायरेक्ट कॉल मिलाएगा, जो और भी ज़्यादा ख़राब है। हमने क्या करा, इन दोनों को आपस में क्या करा, ये दोनों आपस में बाउंड थे, कपल थे, इनको हमने डीकपल कर दिया। कभी भी चेकआउट शिपमेंट को कॉल नहीं करेगा, कभी भी कोई थर्ड पर्सन आकर चेकआउट और शिपमेंट दोनों को कॉल नहीं करेगा। यहाँ पर एक जगह है, मैसेज है, चेकआउट जैसी पेमेंट सक्सेस करता है वो इस मैसेज को अपडेट कर यहाँ पर एक मैसेज भेज देगा कि भाई इस बंदे की ये वाली पेमेंट आ गई है। और शिपमेंट क्या करेगा, उस पेमेंट को देखेगा, हाँ भाई बंदे की पेमेंट आ गई है, और क्या करेगा, शिपमेंट को प्रोसीड कर देगा। अब वो पेमेंट 12 बजे आए, 4 बजे आए, 3 बजे आए, इस तरह नज़र रखी हुई मैसेज के ऊपर, मैसेज जैसे आएगा इसको और कंज्यूम हो जाएगा, या तो पुल होगा या तो पुश होगा। लेकिन वो इन दोनों का मामला है, चेकआउट का इसमें कोई मामला नहीं, चेकआउट अपना काम करके चलेगा। अब इस आर्किटेक्चर का जो नाम है वो है कोरियोग्राफी। आप क्या बोलेंगे, इसको रिपीट करें, कोरियोग्राफी। ये ट्रांजेक्शन के फ्लो को बोलते हैं हम, कोरियोग्राफी। ये आपके पास सामने डायग्राम भी आ गई। पहले वाले में क्या है, ऑर्केस्ट्रेटर जो सबको ड्राइव कर रहा है। दूसरे वाले में क्या है, इवेंट ब्रोकर, उसके थ्रू वो मैसेज एक्सचेंज कर रहा है। ऑर्केस्ट्रेटर में एपीआई कॉल हो रही थी। एपीआई कॉल की मिसाल बिल्कुल वही है जो मैं आपको मोबाइल पर डायरेक्ट कॉल मिलाऊँ, आप अवेलेबल हैं तो ठीक है, आप नहीं अवेलेबल तो कॉल बेकार हो गई। इवेंट ब्रोकर की वही वाली इवेंट ब्रोकर की एग्जांपल क्या है कि मैं आपको मैसेज करूं, आप अवेलेबल होंगे तो मैसेज को रीड कर लेंगे और काम को कर लेंगे। अभी तो इवेंट ब्रोकर है, इसकी कंसिस्टेंसी लेवल क्या है, तो स्ट्रॉन्ग है या ये इवेंचुअल है। तो स्ट्रॉन्ग तो हो ही नहीं सकता, रियल टाइम नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्ग मतलब रियल टाइम मतलब एज इट इज सेम टाइम पर।
और इवेंचुअली तो रियल टाइम नहीं है। आप ये बोल सकते हैं नियर रियल टाइम है, 2 मिनट बात हो रहा है, रियल टाइम के करीब है लेकिन रियल टाइम नहीं है। लेकिन इवेंट में फ़ायदा क्या हो रहा है, हम कोरियोग्राफी फॉलो कर रहे हैं ट्रांजेक्शन में। हमारी ट्रांजेक्शन कैसे प्रोसीड होती है, हमारी ट्रांजेक्शन ऐसे प्रोसीड होती है कि ये मैसेज को पढ़ती है। अगर कोई चीज़ फेल हो जाती है, फेलियर का मैसेज भी किसको भेजेगी, शिपमेंट फेल हो गई, किसको भेजेगी, ये शिपमेंट का स्टेटस अपडेट करेगी। और इस शिपमेंट का स्टेटस कौन पढ़ रहा होगा, चेकआउट पढ़ रहा होगा। अगर चेकआउट में रिफंड की सर्विस है तो रिफंड करेगा। एड टू कार्ड पढ़ रहा होगा, वो क्या करेगा, वो एड टू कार्ड का वैसे इसमें काम नहीं है, लेकिन सपोज कर लें अगर स्टोर का काम है तो स्टोर में प्रोडक्ट अपडेट वापस होगी, तो रोल बैक भी इसी को पढ़ते हुए चलेगा टॉपिक को। तो ये जो इवेंट ब्रोकर है इसको हम क्या बोलेंगे। अब मैं आपको दूसरा टॉपिक बता रहा हूँ। हमारे पास कम्युनिकेशन 2 तरीके की होती है। ये जो मैं फंक्शन कॉल करता था, फंक्शन का रिटर्न आता था और मैं इस रिटर्न का वेट करता था जब तक रिटर्न नहीं आए, और अगर दरमियान में मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ तो रिटर्न वो कहीं पर सेव नहीं हो रहा, ख़त्म हो गया, मुझे वापस आना होता था, वापस कॉल करना होता था, वापस रिटर्न का वेट करना होता था, ऐसा ही होता था। ये जो कॉलिंग थी ये सिंक्रोनस थी या एसिंक्रोनस थी? एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, एसिंक्रोनस का मतलब होता है मेरी अवेलेबिलिटी मैटर नहीं करती। सिंक्रोनस का मतलब होता है मेरी अवेलेबिलिटी। तो फंक्शन या एपीआई कॉलिंग के केस में हमें रिटर्न का वेट करना होता है, करना होता है। तो ये जो पेमेंट इनिशिएट करी थी हमने चेकआउट की, इसमें एपीआई कॉल हुई थी इनिशिएट की, इसमें तो एपीआई कॉल ही चलेगी। तो ये सिंक थी या सिंक थी, सिंक हुआ था। पेमेंट इनिशिएट हुई, इनिशिएट का स्टेटस आया, इनिशिएट सक्सेसफुल। लेकिन पेमेंट के सक्सेस का जो स्टेटस गया था, इसकी कॉलिंग करी थी किसी ने, पहली बात कॉल ही नहीं हुआ, उसने तो टॉपिक अपडेट कर दिया, बाद में टॉपिक को पढ़ लिया। तो ये सिंक्रोनस हुआ एसिंक्रोनस हुआ, ये एसिंक्रोनस हुआ। ये जो एपीआई कॉलिंग होती है जो हम एचटीटीपी से कॉल करते हैं, ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है। और ये जो इवेंट वाली टॉपिक होती है, टॉपिक वाली कम्युनिकेशन होती है, स्ट्रीमिंग वाली कम्युनिकेशन होती है, ये हमारी एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, तो हमारे आर्किटेक्चर में दोनों चीज़ें फ्लो करती है। पेमेंट इनिशिएट करने के लिए हमें सिंक्रोनस चाहिए, पेमेंट का स्टेटस अपडेट करने के लिए हमें एसिंक्रोनस चाहिए। तो ये हम अपना आर्किटेक्चर जो बना रहे हैं उसके हिसाब से डिफाइन करेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, एक था मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। अब ये प्रोबेबिलिटी है जब आप अपने क्लाइंट के पर काम कर रहे हो, तो ये जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है ये मैंने क्या बताया, आर्किटेक्चर कोई फिलोसफी नहीं है, कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, ऐसा ही होना है। हाँ वो काम की बात है, जाहिर है उसको मैटर करती है, लेकिन आर्किटेक्चर किस पे डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर। टाइम के ऊपर कि वो सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग इस वक्त हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, फ्यूचर में हमारी क्या डायरेक्शन है, हम क्या करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से फैसला होगा, या उस हिसाब से फैसला होगा इस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। बताओ, आर्किटेक्चर का फैसला किसी बुक में लिखी हुई लाइन फॉलो करेगी या वो टाइम फॉलो करेगा, टाइम। तो आर्किटेक्चर थ्योरी नहीं हो सकती, फिलोसफी नहीं हो सकती, आर्किटेक्चर टाइम के ऊपर डिपेंड होता है। और आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ इंजन है, एक चीज़ सही करोगे दूसरी चीज़ में बेयर करना पड़ेगा, दूसरी सही करोगे तीसरी चीज़ में बेयर करना पड़ेगा। परफेक्ट आर्किटेक्चर को आर्किटेक्चर नहीं बोलते। अब हम आगे आते हैं, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन देख ली हमने, सिंक्रोनस देख ली। हो सकता है आप जब अपने क्लाइंट पे काम कर रहे हो आपको मोनोलिथिक भी किसी काम का ना हो, माइक्रो सर्विस भी किसी काम का ना हो, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग ही हो, फिर आप अपना एक नया फ्लो बनाएं, उसमें आप कुछ बिजनेस की सर्विस को बाउंड करें, कुछ को अलग करें, कुछ को इधर करें। तो हमारे पास प्रोग्रामिंग में एक और चीज़ होती है, वो क्या होती है, पाइथन में अगर मैंने एक फंक्शन लिखा तो ज़रूरी है मैं एक ही फाइल में सारे फंक्शन लिखूं। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन मॉड्यूल है। तो ये जो सारी हमारी डिस्कशन है जो हम आर्किटेक्चर के ऊपर कर रहे हैं, हमने क्या करा, मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस दोनों कंटेन नहीं कर रहे। तो प्रोग्रामिंग में अगर मुझे अलग अलग बिजनेस के फंक्शन लिखने हैं तो मैं एक ही फाइल में लिखूंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन है बाउंड्रीज को ब्रेक करने, क्या ऑप्शन है, मॉड्यूल्स। मॉड्यूल जो है वो प्रोग्रामिंग का वो तरीका जो सदाबहार है, जो कभी ख़त्म नहीं होना। अगर आप
बोले कि भाई मुझे 2 सर्विस एंड डेटाबेस सेम रखना है, माइक्रो सर्विस बनाएंगे। फिर आप माइक्रो सर्विस क्या कहता है, 2 सर्विस दोनों के डेटाबेस अलग। लेकिन आप कह रहे नहीं, मेरा आर्किटेक्चर इस वक्त रिक्वायरमेंट ये मांग रहा है 2 सर्विस दोनों के डेटाबेस सेम, मोनोलिथिक लिंक। लेकिन नहीं जाना मोनोलिथिक पे, अब क्या करें, आप क्या करेंगे, आप मॉड्यूलर पे जाएंगे, आप फॉलो करेंगे मॉड्यूल। अब तो हो सकता है मॉड्यूलर में 2 सर्विस अलग बनाए, उनको आप मॉड्यूल बोल दें। हो सकता है आप एक ही प्रोजेक्ट में 2 मॉड्यूल बना दें। तो ये आप अपना एक नया नाम देंगे उसका, मोनोलिथिक मॉड्यूलर। क्या नाम देंगे, दोबारा रिपीट करें, मोनोलिथिक मॉड्यूलर। ये आपका और मेरा अपना डिसाइड करा हुआ होगा, डिपेंड ऑन कंडीशन। हम ना माइक्रो सर्विस पे जा रहे हैं ना मोनोलिथिक पे जा रहे हैं, हम अपना मोनोलिथिक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर बना रहे हैं। ये कामयाब आर्किटेक्चर है मोनोलिथिक मॉड्यूलर, क्योंकि ये आपको बाउंड्री नहीं कर रहा है कि आप जरूर लाजमी डेटाबेस अलग करें, लाजमी ये करें। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको बैलेंस करें, मोनोलिथिक मॉड्यूलर। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, रेजिलियंस बन गई हमारी, बनी नहीं बनी, बन गई रेजिलियंस। फॉल्ट टॉलरेंस बन गई। फॉल्ट टॉलरेंस में एक सवाल अभी बाकी है। फॉल्ट टॉलरेंस में सबसे मेजर पार्ट क्या था, क्या बना रहे थे हम, ये रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब एज इट इज कॉपी। रेप्लिकेशन में चेंज नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि 2 शक्लें बनाई, एक के यहाँ पे दिल है, एक के यहाँ पर है, सेम चाहिए। रेप्लिकेशन में एज इट इज चाहिए। लेकिन हमारी रेप्लिकेशन में हमें क्या प्रॉब्लम थी, बार बार किसको बुलाना पड़ता था, क्यों, क्योंकि कोई पैरामीटर खराब होता था, वो बेचारा आके सही कर देता था, बाकी लोगों को पता ही नहीं है। अब फॉल्ट टॉलरेंस अचीव हो रही है नहीं हो रही, पहले ये बताएं कैसे हो रही है। रेप्लिकेशन तो कर ही नहीं सकते, हर बार समी आके मैनुअल करेगा, तो फॉल्ट टॉलरेंस तो अचीव ही नहीं हो रही। फॉल्ट टॉलरेंस में तो ऑटो स्केलिंग चाहिए थी ना भाई, खुद ब खुद हमने लिमिट दे दी। हमने कहा मैक्सिमम 1000 मिनिमम 500, या मैक्सिमम 1000 मिनिमम 5। अब सिस्टम हमारा, एक सिस्टम कितने रन कर सकता है, 12। अब अगर हमारे पास 500 लोग आए, हमें कितने सिस्टम चाहिए, 10, 20, 30, 40 के बाद 41, 42 चाहिए। सही है। अब ये तो डिपेंड कर रहा है कि 500 लोगों के ऊपर डिसीजन अलग है और नो। अब जो मैंने क्या बताया, हमारा जो हार्डवेयर है वो क्या कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी, कॉस्ट। तो ऐसा हो सकता है कि लोग 5 और 500 लोगों का सिस्टम चल रहा हो, डाउन करना पड़ेगा। लेकिन जब लोग 500 आएंगे, 500 लोगों का सिस्टम चलेगा। तो मतलब ये जो सर्वर है ये तो अप एंड डाउन चलता रहेगा, जब भी फॉल्ट टॉलरेंस अचीव होगी। और अदरवाइज हो सकती है अचीव, कैसे होगी। रेजिलियंस तो हम कर सकते हैं, हमारे कोडर डेवलपर अच्छा है, डेवलपर ने फुल प्रॉपर सर्किट ब्रेकर लगाया, रीट्राई मैकेनिज्म लगाया, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ लगाया, डेवलपर ने काम अच्छा करा है, रेजिलियंस मैनेज हो रही है, लेकिन फॉल्ट टॉलरेंस अचीव नहीं हो रही। अब मैं आपको दूसरा टॉपिक बताऊँ ताकि हम समी वाली प्रॉब्लम से निकलें। हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हमारी लेयर क्या क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिपेंडेंसी, कोड बेस। ये 3 लेयर हम उठाते हैं यहाँ से। ठीक है, मैंने ये 3 लेयर उठा ली। मैं यहाँ पर आया, एक ये बनाया मैंने, ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंसी 2। अब मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्लाउड का। क्लाउड का मतलब है रिमोट एनवायरनमेंट, मतलब जो इंटरनेट के ऊपर कहीं कनेक्ट हो, मैं उसको रिमोटली एक्सेस कर सकूँ, तो ये क्लाउड है। अब आपने और मैंने मिलकर कोई एप्लीकेशन बनाई पूरी टीम एफर्ट से, वो एप्लीकेशन आपका मैंने लैपटॉप में इंटरनेट पे ले आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरह हम अपने लैपटॉप में चलाते हैं उसी तरह हमें कुछ स्टेप फॉलो करके क्लाउड पर चलाना है। लेकिन हर बार चलाने में किसको बुलाना पड़ता था, क्यों बुलाना पड़ता था, चलने में कोई प्रॉब्लम आती। ठीक है, ये एक हमारे पास छोटा सा टॉपिक है।
आप इस प्रॉब्लम के हम सोल्यूशन पे जाएंगे वन बाय वन। आप मुझे ये बताएं, आप लोगों के पास सपोज करें कोई दरख्त है जो पाकिस्तान का नेटिव दरख्त है, जो पाकिस्तान में उगा है, ठीक है, वो हमारी ज़मीन के हिसाब से बिल्कुल सेट है, ज़मीन उसके हिसाब से फर्टिलाइज है, सारी चीज़ें परफेक्ट है, वो ग्रो कर रहा है। अब एक दरख्त हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से, पाकिस्तान में आकर लगाते हैं, तो ज़रूरी है जिस तरीके से वो अमेरिका में ग्रो कर रहा था यहाँ पर भी वैसे ग्रो करता है। हमारी ज़मीन हो सकता है उसकी इफेक्टिव ना हो सकता है उसका एनवायरनमेंट इफेक्टिव ना हो सकता है उसके जो भी मतलब फर्टिलाइज ज़मीन है उसको फॉलो उसके मुताबिक मैच ही ना हो रहा हो सकता है उसकी जेनेटिक्स ही ना मिले ज़मीन से, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब वो हमारी ज़मीन का नेटिव दरख्त नहीं है, लेकिन अमेरिका में तो नेटिव था, वहाँ के हिसाब से बड़ा हो रहा था, चल रहा था, लेकिन यहाँ पर लाने के बाद हमें एडिशनल कुछ काम करना पड़ा। यही काम हमारे सॉफ्टवेयर के साथ होते हैं कि जिस कंप्यूटर में वो बना है वहाँ का तो वो नेटिव है, वहीं पर वो क्रिएट हुआ है, हर चीज़ उसकी जो उसको चाहिए वहाँ पर मौजूद है, लेकिन जैसे ही वो किसी और के सिस्टम में जाता था वो वहाँ का नेटिव नहीं होता था, तो कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती थी। तो जब हम इसको क्लाउड पे भी जाएंगे तो वो क्लाउड का नेटिव है या नहीं है? क्लाउड का भी नेटिव नहीं है, वो नॉन नेटिव चीज़ है। नेटिव बनाने का एक तरीका हमने कहा, जिस ज़मीन पे लगा था ज़मीन का पूरा एक बड़ा टुकड़ा साथ लेके आ जाता है, या जो जो मिनिमम चीज़ें हैं मजबूरी उसको हम साथ लेके आते हैं, मट्टी सैंड हम साथ लेके आ जाते हैं, उसकी जो जो चीज़ें चाहिए वो हम साथ लेके आ जाते हैं, तो शायद चल जाएगा। यही काम हम यहाँ पे कर लेते हैं। हमने कहा हमारे पास सॉफ्टवेयर लेवल पे सबसे पहली चीज़ क्या आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा नहीं लेते बल्कि इसका मिनिमम लेते हैं, कटिंग एज जो चाहिए, डिपेंडेंसीज एंड टूल्स ये सारे आ जाएंगे, कोड बेस आ जाएगा, और कुछ चाहिए? और तो कुछ नहीं चाहिए। ये तीनों चीज़ों को हमने एक ही लेयर, ये 3 लेयर है, इन तीनों को हमने एक ही साथ बर्न कर दिया। कभी भी हम मल्टीपल लेयर्स या मल्टीपल डेटा फाइल्स को बर्न करते हैं, उसको मिलाकर एक बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? ये जो मैं मोबाइल से क्लिक करता हूँ तो मोबाइल में आ क्या रहा होता है, सब लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं, लेयर्स नजर आ रही है, एक आगे बैठा हुआ पीछे एक पीछे, वो सब कहाँ पे आ गया, एक इमेज में आ गया। मतलब आप सब लोग ये पूरा एनवायरनमेंट बर्न हो गया, किसने बर्न हो गया? इमेज में। यही चीज़ हमारी प्रोग्रामिंग में भी होती है, हम मल्टीपल लेयर्स को बर्न करके एक इमेज बना सकते हैं। समझ रहे हैं? हमने क्या करा, ऑपरेटिंग सिस्टम के कटिंग एज, डेवलपर्स टूल्स एंड कोड बेस, इनको बर्न करके क्या बना दिया? इमेज बना दिया। इमेज का कोई नाम रख दिया, क्या नाम रखा हमारा? ई कॉमर्स का हम सपोज करें एड टू कार्ट, और इसको कोई ना कोई वर्जन दे दिया, कोलन लगाया वर्जन 1.0.0, क्योंकि जाहिर है चीज़ अपडेट भी होती है, एक ही बार तो नहीं बनी, हम बाद में उसको अपडेट भी करेंगे। हमने यहाँ पर इमेज बना दिया। अब ये जो इमेज है इसमें इसकी रिक्वायरमेंट की सारी चीज़ें मौजूद हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिपेंडेंसी टूल है, कोड बेस है, लेकिन इसको चलाने के लिए एक प्रॉब्लम है, ये तो डायरेक्ट हार्डवेयर पे चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरलैप कर सकता है? डायरेक्ट नहीं कर सकता, कोई ना कोई आप टूल यूज़ करते होंगे उसके मदद से कर ले, डायरेक्ट नहीं कर सकता। यूबंटू आपने अपने विंडोज़ में चलाई है WSL की मदद से, डायरेक्ट वो भी नहीं चली। एक ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में ओवरलैप नहीं कर सकता। चले, एक तो फ़ायदा हो गया, मेटा डेटा का स्पेक बन गया, स्पेसिफिकेशन आ गई हमारे पास इमेज की, एक फ़ायदा हो गया। लेकिन क्या ये इस वक्त रनिंग है या इस वक्त ये सिर्फ एक डेटा है? ये सिर्फ एक डेटा ही रनिंग नहीं है। रनिंग के लिए हार्डवेयर चाहिए, एनर्जी चाहिए। हार्डवेयर एनर्जी नहीं है तो मतलब रनिंग नहीं है, सिर्फ डेटा है। यहाँ पर हार्डवेयर एनर्जी नहीं है। अब हमने क्या करा, हमने एक वर्चुअलाइज का मतलब क्या होता है? 2 चीज़ें होती हैं, या तो फिजिकल या वर्चुअल। फिजिकल चीज़ टेंजिबल चीज़ें होती हैं, वर्चुअल नॉन टेंजिबल चीज़ें होती हैं। टेंजिबल मतलब मोबाइल जो है मेरा टेंजिबल है, ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है। नॉन टेंजिबल मतलब मैंने किसी सॉफ्टवेयर से वर्चुअल मोबाइल क्रिएट करा जो एग्जिस्ट नहीं करता, जिसको मैं फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने क्या करा, किसी सॉफ्टवेयर से हो सकता है लैपटॉप में कर लिया, लैपटॉप में मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा, उस सॉफ्टवेयर ने इसके अंदर मुझे एक मोबाइल क्रिएट करके दे दिया जो मैं लैपटॉप के अंदर ही चला रहा हूँ, वो वर्चुअल होता है। तो हमारे पास कुछ वर्चुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर आते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे हार्डवेयर जैसे मेरे पास 4 GB रैम है, तो मैं इसमें एक वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करूँगा और 1 GB रैम उसको दे दूँगा, तो 4 में से बची 3। 2 क्रिएट करे, 1 GB रैम उसको, 1 GB रैम उसको, 4 में से बचे 2, तो मेरे ही हार्डवेयर फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर वर्चुअल बनेगा।
तो मैंने क्या करा, मैंने एक वर्चुअलाइज सिस्टम उठाया, वर्चुअलाइजेशन बनाना शुरू करी। पहले नंबर पे मैंने क्या बनाया, पहले नंबर पे मैंने हार्डवेयर ले लिया, ऊपर से लेके आ जाता है। पहले नंबर पे ये हार्डवेयर आ गया। दूसरे नंबर पे क्या आई, अब हम क्या लगाएंगे, अब हम करेंगे वाले सारे काम। अब हम इमेज लगाएंगे। कौन सी इमेज है, नाम क्या था, एड टू कार्ट कॉलन 1.0.0, ये इसका टैग है, मतलब वर्जन है, ये उसका नाम। और इसके ऊपर तीसरी चीज़ क्या आती थी, कोई भी रन टाइम सिस्टम पे यूज़र की रिक्वेस्ट आती है, यूज़र की रिक्वेस्ट आती है, क्या क्रिएट करती है वो, सेशन में बनाती है। इसके ऊपर सेशन आएगा। ठीक है, अब अगर ये सेशन फुल हुआ हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग में क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसके 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 3, 3 से 4, जितनी हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हमने सेट करी हुई, जितने हार्डवेयर हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाली चीज़ क्या है, कंटेनर। अब मुझे ये बताया, जो कंटेनर क्रिएट हो रहे हैं, अब इसमें हमें सभी को बुलाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने पूरी उसकी बेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, टूल्स एंड कोड बेस सबको एक साथ कर दिया। अब ये जो चीज़ है ये इम्यूटेबल है, मतलब नॉन टचिंग है, जैसी बनी है वैसी रहेगी, दोबारा बनेगी तो दोबारा आप बनानी पड़ेगी, अदरवाइज नॉन टच है। ठीक है, तो पहले हमारा जो कोड बेस था वो इम्यूटेबल था या म्यूटेबल था, म्यूटेबल था, चेंज हो सकता था, हर बार हमें आके अपनी 4-5 चीज़ें आगे पीछे करता था। और ये वाला कोड क्या है, इम्यूटेबल, इमेज को एज इट इज लगाना, एज इट इज चलाना, चेंज कर भी नहीं सकते, करने की जरूरत भी नहीं, करने का प्रोसेस है, जिस तरीके से बनाई थी दोबारा बना लो। आपने अगर कोड अपडेट करा, दोबारा इमेज बना लो, बार बार बंद करनी पड़ेगी, बार बार इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। इस प्रोसेस से हमें एक फ़ायदा हुआ, रेजिलियंस को भी फ़ायदा होगा। क्यों, रेजिलियंस ने अगर एक सर्विस डाउन कर दी, 2 तो चल रही होंगी। फॉल्ट टॉलरेंस अचीव हो सकता है, हो सकता है, बहुत इजीली फॉल्ट टॉलरेंस अचीव हो सकता है। तो हमारे आर्किटेक्चर में हमने यहाँ पर रेप्लिकेशंस पढ़ ली। अब ये जो कंटेनर की वर्चुअलाइजेशन है और इमेज की स्पेसिफिकेशंस है, ये दोनों हम एक टूल की मदद से करते हैं, उसका नाम है, क्या नाम है उसका, बाकी लोग बताएं क्या नाम है, डॉकर। डॉकर हमें 2 स्पेसिफिकेशंस देता है, एक इमेज स्पेसिफिकेशन, दूसरी रन टाइम स्पेसिफिकेशन। इमेज स्पेसिफिकेशन में हम इमेज बनाते हैं जो जस्ट एक डेटा होता है, रन टाइम स्पेसिफिकेशन में हम सेम इमेज को यूज़ करके कंटेनर को क्रिएट करते हैं और स्टार्ट करते हैं, मतलब रन करते हैं। शॉर्ट में रन का मतलब क्रिएट और स्टार्ट होता है। 2 वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे, क्रिएट, रन और स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब है चीज़ पहले से स्टार्ट करनी है, क्रिएट मतलब फर्स्ट टाइम बन रही है, रन का मतलब क्या है, क्रिएट करके स्टार्ट कर दो, ये रन का मतलब है। सर्विस की मैं बात करूँ, विंडोज़ में सर्विसेज होती हैं या लिनक्स में किसी भी एनवायरनमेंट में सर्विस होती है। अब डॉकर के लिए मैंने कुछ कमांड्स पहले से लिखी हुई, मेरे पास अपनी रेपो पे ही एक बहुत पुरानी रेपो बनी हुई है डॉकर के नाम से, ये टॉप पर ही है इत्तेफाक से, और इसमें जो डेटा रखा हुआ है वो भी काफ़ी पुराना डेटा रखा हुआ है, 7 ईयर्स होगा। ये एक्चुअली मैंने चीज़ें अपने पास प्रिपेयर करी थी, कुछ इमेजेस बनाई थी, PHP, स्टैटिक, पाइथन, Ubuntu, Node.js, MySQL, MongoDB, XYZ, और यहाँ मैंने रख दिया था और इसके नीचे भी स्टेप्स रख दिए थे। लेकिन ये हो गया थोड़ा सा पुराने, तो मैंने अभी एक फाइल अपडेट कर दी है हैंड्स ऑन कमांड जर्नी के नाम से। इस फाइल में डॉकर की सारी कमांड्स हैं जो जो यूज़ होनी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब आप घर जाएंगे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आप डॉकर की कमांड्स को फॉलो करेंगे। अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ डॉकर वर्जन, मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ Ubuntu। मैंने Ubuntu ओपन करी, Ubuntu ओपन जब मैंने करी यहाँ पर, तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा डॉकर वर्जन, इंटर करा। ये मुझे 2 वर्जन बता रहा है, एक वर्जन बता रहा है क्लाइंट का, दूसरा वर्जन बता रहा है सर्वर का। सर्वर के साथ इसने बताया है एंजल, मतलब ये इसका बैकएंड है और ये इसका फ्रंट एंड है। क्लाइंट का ऑपरेटिंग सिस्टम इसने क्या लिखा हुआ है,
ये रहा लिनक्स। सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम इसने क्या लिखा हुआ है? लिनक्स। दोनों में लिनक्स है, मैं ये भी ubuntu यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं ओपन करता हूँ विंडोज़ का पावर शेल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर वर्जन। सर्वर का इसने क्या लिखा हुआ है? लिनक्स। क्लाइंट का क्या लिखा हुआ है? विंडोज़। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का। क्लाइंट अलग है, सर्वर अलग है। तो क्लाइंट विंडोज़ पे बैठा हुआ है, सर्वर लिनक्स पर, दोनों की कंपेटिबिलिटी का इशू है ही नहीं। क्योंकि क्लाइंट एक छोटा सा कोड है, वो क्या कर रहा है, वो सर्वर को कॉल कर रहा है, कोई भी बात होती है सर्वर को पहुंचाने की, क्लाइंट पहुंचाता है, जवाब लाता है, बस। सर्वर कौन है? वो एक इंजन है, वो प्रॉपर रन हो रहा है, प्रॉपर सारी चीज़ें चला रहा है। कंटेनर सर्वर के अंदर है, क्लाइंट के पास नहीं। क्लाइंट को सब सिर्फ रिक्वेस्ट पहुंचाना सर्वर को और वापस लाना। तो इसीलिए जब मैंने पावर शेल पे ओपन करा तो क्लाइंट कौन हो गया? विंडोज़ का। जब मैंने लिनक्स पे ओपन करा क्लाइंट कौन हो गया? लिनक्स का। लेकिन दोनों सूरत में सर्वर सेम है। इंडस्ट्री का हमेशा एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो लिनक्स जो है वो हमेशा इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बनता हुआ है। जब डॉकर आया तो डॉकर के भी विंडोज़, मैक और लिनक्स के सर्वर आ गए थे। तो इंडस्ट्री ने क्या करा, एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, वरना तो 3 सर्वर, बनाने वाले को भी एफर्ट, यूज़ करने वाले को भी एफर्ट। तो लिनक्स को स्टैंडर्ड कर दिया, तो अब हर कोई डॉकर का सर्वर लिनक्स यूज़ करता है। क्लाइंट तो कोई भी हो सकता है, क्लाइंट का इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि क्लाइंट को जैसे कॉल कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। अब मेरे पास डॉकर क्योंकि पहले से इंस्टॉल है, तो मेरे पास पहले से इमेजेस और कंटेनर मौजूद है। इमेजेस जो कुछ स्पेसिफिकेशन और मेटा डेटा को फॉलो करके बन करी है मैंने अपना कोड बेस को, और कंटेनर सेम इमेज को यूज़ करके कंटेनर चलाए जो इसने मेरा हार्डवेयर यूज़ करा है, शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कटिंग एज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करा है, और बाकी मेरी इमेज को चलाया है। और जब वो कंटेनर चलेगा तो उसमें यूज़र का सेशन आएगा। ठीक है, मेरे पास एक कमांड है डॉकर इमेजेस की। ये कमांड जैसी मैं रन करता हूँ, ये मुझे डॉकर की इमेज की लिस्ट बता देती है कि आपके पास कौन कौन सी इमेजेस मौजूद है। मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो एक मसला हो रहा है, इसका फॉर्मेट आउट हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इस तरह जूम करता हूँ। पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे रिपोजिटरी। डॉकर इमेजेस में आया, पहले नंबर पे क्या? रिपोजिटरी। रिपोजिटरी में क्या लिखा हुआ है? नाम। रिपोजिटरी में क्या है इसका? नाम। नाम क्या है? पाइथन, लैंग्राफ, XYZ, जो जो नाम से इमेज मौजूद है उन सबका नाम आ रहा है। अब वो कोई भी नाम हो। रिपोजिटरी के पास क्या है? टैग। टैग में क्या आ रहा है? उसका वर्जन 3.12 लेटेस्ट XYZ। उसके बाद क्या है? इमेज की आईडी जो यूनिक है, हर इमेज की आईडी यूनिक होती है। उसके बाद क्रिएशन की डेट आ रही है, कब क्रिएट हुई थी, 3 days अगो, 13 months अगो। उसके बाद क्या आ रहा है? साइज आ रहा है। इमेज के 2 पर्सपेक्टिव हैं, या तो मैं इमेज क्रिएट करके इस्तेमाल कर रहा हूँ, या मैं कोई बनी बनाई इमेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसा ही है ना, ये 2 ही पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। तो अभी मेरे पास मोस्टली इमेजेस वो हैं जो या तो मैंने बनाई है या तो मैंने बनी बनाई डाउनलोड करी है। अब मैं एक और कमांड चला रहा हूँ जिसका नाम है डॉकर कंटेनर को डिस्प्ले करने का। उसका कमांड है डॉकर PS, और मैं करूँगा एंटर। मेरे पास 0 चीज़ें आएंगी, कंटेनर आईडी, इमेज, कमांड, एक्सपायर। डॉकर PS एक्चुअली इमेज सिस्टम का प्रोसेस बताती है, आसान जबान में कंटेनर की लिस्ट शो करती है मेरे पास क्या है। इमेज के मेरे पास सिर्फ 2 स्टेटस होते थे, या तो मैंने बनाई या तो मैंने डाउनलोड करी। कंटेनर के भी मेरे पास 2 तरीके के स्टेटस होते हैं, या तो कंटेनर रनिंग फॉर्म में, या तो कंटेनर मौजूद ही नहीं है, या तो कंटेनर स्टॉप कंडीशन में। मौजूद नहीं है उसको तो हम एम्प्टी रख देते हैं, या तो स्टॉप है, या ये जो डॉकर PS की कमांड है ये सिर्फ वो बताती है कौन सा कंटेनर रनिंग है। एक और कमांड है, इसका नाम है डॉकर PS-A। ये क्या करती है? ये सारे कंटेनर दिखाती है, रनिंग हो या स्टॉप हो, दोनों।
मेरे पास इस वक्त कंटेनर मौजूद है लेकिन वो सारे स्टॉप है, इसलिए डॉकर पीएस में 0 है। लेकिन जब मैं -a चलाऊंगा तो जितने कंटेनर टोटल एग्जिस्ट करते हैं चाहे स्टॉप और रनिंग वो सब आ जाए। तो मैंने ऑल की कमांड चलाई, सारे देखें कंटेनर आ गए। कंटेनर आईडी यूनिक आईडी है कंटेनर की। कंटेनर में एक और चीज़ ऐड हुई, क्या? इमेज। इमेज क्यों यूज़ हुई? क्योंकि कंटेनर डायरेक्ट इमेज को यूज़ करके बना। और कंटेनर में एक और एडिशनल चीज़ है, वो क्या है? कमांड। क्योंकि आप भी अगर कोई एप्लीकेशन रन करते हैं, आप कमांड से रन करते हैं। नेक्स्ट के लिए npm स्टार्ट चलाते हैं, फास्ट से भी के लिए uv रन uvcon फाइल का नाम एंड फंक्शन का नाम चलाते हैं। आप हमेशा कमांड चलाते हैं। तो जब कंटेनर रीसेट हुआ है ना, तो कंटेनर में भी कोई कमांड चली होगी, ज़ाहिर है एप्लीकेशन अब करेंगे। पहले से तो अब नहीं होगी ना। डोकर की इमेज में एप्लीकेशन अब तो नहीं होगी ना, वो तो सिर्फ इमेज, डोकर की इमेज में सिर्फ कोड है। जब कंटेनर मतलब जब आपका कोड बस कुछ चलाएगा तो कमांड चलाएगा ना। npm स्टार्ट की कमांड चलेगी, या तो npm रन बिल्ड की कमांड चलेगी, तो सॉरी npm रन डेव की कमांड चलेगी, या तो अगर पास से भी है तो कौन सी चलेगी? uv रन की कमांड चलेगी ना। तो कंटेनर में जो भी कमांड चलेगी वो यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। पूरी नहीं लिखी हुई, उन्होंने थोड़ा शुरू का लिखा हुआ है, बाकी आप देखें आगे डॉट डॉट बनाया हुआ है। मतलब फुल कमांड जो है वो स्टार्ट यहाँ से हो रही है, आगे क्या है शॉर्ट लिखा हुआ है। क्रिएशन की डेट आ रही है। अब कंटेनर में गारंटी है कि जो क्रिएशन की डेट आ रही है वो मेरे ही क्रिएट करें, क्योंकि कंटेनर डाउनलोड नहीं हो सकते ना, इमेज डाउनलोड होती है, कंटेनर हम रन करते हैं। तो कंटेनर में क्रिएशन की डेट जो है वो मैंने, इमेज में जो क्रिएशन की डेट थी या तो वो किसी और ने बनाई थी या मैंने, तो उसकी क्रिएशन की डेट कंटेनर में सारे मैंने बनाए। स्टेटस क्या आ रहा है? सारे एग्जिट पड़े हुए। अगर कोई रन खेल कर रहा होता तो उसका टाइम आ रहा था। इसमें एक और चीज़ आ रही है, वो क्या है? नेटवर्क की पोर्ट। नेटवर्क की पोर्ट क्या होती है? जब भी कोई एप्लीकेशन मैं अपने पास लोकल पे चलाता हूँ तो मेरा माइंडसेट क्या होता है चलाने का? डेवलपमेंट माइंडसेट क्या होता है कि अभी ये मेरे पास चल रही है मेरे सिस्टम पे, लेकिन एक्चुअली में इसने किसी रिमोट सर्वर पे चलना है। फ्रंट एंड अलग चलना है, बैक एंड अलग चलना है। तो फ्रंट एंड और बैक एंड अभी तो मेरे पास दोनों मेरे लैपटॉप में मौजूद है, लेकिन रियलिटी में ये अलग अलग सर्वर पे चल रहे हैं। तो फ्रंट एंड बैक एंड से बात डायरेक्ट नहीं कर सकता बगैर नेटवर्क के। कर सकता है? नेटवर्क ही एक ऑप्शन है। अगर मेरे पास कोई पाइथन की फाइल है उसमें फंक्शन लिखा हुआ है तो उसको मैं डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ। अगर मेरे पास दूसरी फाइल में फंक्शन लिखा हुआ है तो उसको कॉल कर सकता हूँ। कैसे? मॉड्यूल। लेकिन अगर सामने हमारे के सिस्टम में कोई फंक्शन लिखा हुआ है और मैं अपने सिस्टम से कॉल करना चाह रहा हूँ, कैसे करूँगा? एपीआई में भी क्या चाहिए मुझे? HTTP। HTTP के लिए क्या होगा? एड्रेस और पोर्ट। एड्रेस मतलब उसका लोकल होस्ट या आईपी, और पोर्ट लोकल होस्ट एंड पोर्ट, लोकल होस्ट एंड पोर्ट, यही चाहिए होगा। तो इसका मतलब ये मैं क्यों कर दूँ? क्योंकि जो एप्लीकेशन में बना रहा हूँ मेरे पास नहीं चलनी, वो एक सर्वर पर चलनी है, उस सर्वर ने दूसरे सर्वर से बात करनी है, तो नेटवर्क चाहिए। तो इसकी नहीं है। हम बनाते वक्त वही चीज़ें फॉलो करते हैं जो हमें एट द एंड चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं बनाते वक्त सर्वर चलाऊँ नहीं और जब क्लाउड पर जाके सर्वर चले तो सर्वर खराबी करे, कुछ HTTP पे चले ही नहीं हो, लोकल पे चल रहा हो। तो इसीलिए हमारे पास डेवलपर के पास लोकल होस्ट होता है। लूप बैक का एक इंटरफेस लगा होता है हमारे लैपटॉप के हार्डवेयर में। वो क्या करता है? वो मेरी लोकल होस्ट पे जो भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो मेरे लैपटॉप के नेटवर्क पे जाती है, घूम के वापस मेरे नेटवर्क के आ जाती है। इसकी एग्जांपल वही है कि एक्सटेंशन बोर्ड कब प्लग आप उसी के अंदर लगा दें तो लूप बैक है, मतलब उसी से रिक्वेस्ट गई उसी के अंदर आ गई। ये होता है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट की जो IP होती है वो होती है 127.0.0.1। उसका जो नाम होता है वो लोकल होस्ट होता है, ऐसा ही है। और एक और नाम होता है, वो होता है 0.0.0, इसका मतलब भी लोकल होस्ट होता है। 000 का मतलब होता है एनी, कुछ भी, तो कुछ भी में लोकल होस्ट आता है। ठीक है, लोकल होस्ट का मतलब क्या होता है? 127.0.0.1, 127.0.0.1 ये IP है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? हमारा जो कंटेनर का हार्डवेयर था वो वर्चुअलाइज था या सेम था जो मेरा हार्डवेयर है? वो वर्चुअलाइज था। वर्चुअलाइज मतलब मेरे हार्डवेयर से एक वर्चुअल हार्डवेयर बना है जिसको हम कंटेनर कह रहे हैं। वर्चुअलाइजेशन हुई है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर सारी चीज़ें। तो हार्डवेयर में कितनी चीज़ें आती थी? CPU, GPU, रैम, नेटवर्क भी आता था।
तो इसका मतलब मेरे लैपटॉप का जो मेरा होस्ट मतलब जो मैं हूँ, होस्ट मतलब जो सबसे मेन पर है, वो होस्ट जो है उसका नेटवर्क अलग है और कंटेनर का नेटवर्क अलग है। तो कोई चीज़ कंटेनर के अंदर चल रही है वो कंटेनर से बाहर नहीं मिलेगी। कंटेनर आइसोलेटेड है, मतलब उसके अंदर की चीज़ें सारी अलग हैं, बाहर की चीज़ें अलग हैं। कंटेनर के अंदर की दुनिया से बाहर वाली दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कंटेनर के अंदर अगर मेरी 8000 के ऊपर एप्लीकेशन चली तो क्या वो मेरे लोकल सिस्टम के ब्राउज़र के ऊपर 8000 में मिलेगी? नो सर। कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अलग है और वो अलग है, क्योंकि वो वर्चुअलाइज हो गए डिफरेंट बन गया। अगर मैं कंटेनर में कोई एप्लीकेशन चलाता हूँ 8000 पे और यहाँ पर आके लोकल होस्ट 8000 करूँगा, वो कभी भी नहीं चलेगी। उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन होता है मैपिंग का। नेटवर्क में मैपिंग क्या होती है कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ जोड़ना। नेटवर्क में हमारे पास जो कम्युनिकेशन पॉइंट होता है वो होता है पोर्ट के थ्रू। तो हमने क्या करा, एक सिस्टम की पोर्ट दूसरे सिस्टम की पोर्ट के साथ जोड़ दी। कैसे जोड़ी? हमने यहाँ पे 8000 के किसके साथ जोड़ा हुआ है? इसको इस तरह जूम करके नजर नहीं आएगा। सर्दी लग रही है, मुझे स्वेटर पहनने का आती है। हमने 8000 को किसके साथ जोड़ा हुआ था? ये यहाँ पर है 8000 1 2 3 के, ये रहा। जूम पे ऐसा नजर आ रहा है आपको। अब ये जो राइट वाला है, ये जो आपको राइट वाला नजर आ रहा है ये कंटेनर के अंदर का है, और जो आपको लेफ्ट वाला नजर आ रहा है ये मेरे अपने होस्ट का है। इसका मतलब कंटेनर के अंदर 8000 है, लेकिन मेरे होस्ट पे क्या है? 8000 1 2 3। यहाँ पर क्या है? कंटेनर के अंदर 5432 है, लेकिन मेरे होस्ट पे क्या है? 5433। ये मैपिंग होती है। अभी हम करेंगे इसको, हमारे पास शॉर्ट टाइम है लेकिन हम करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, कंटेनर चलाते हैं, इमेजेस बना ली। अभी हम एक काम करेंगे, बनी बनाई इमेज यूज़ करेंगे, सिर्फ कंटेनर रन करेंगे। इमेज अभी हम नहीं बना रहे, बनी बनाई यूज़ कर रहे हैं। बनी बनाई इमेजेस यहाँ पर होती हैं। डॉकर हब के नाम से एक प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से npm की लाइब्रेरीज कहाँ होती थी, npm JS पे होती थी। पाइथन में हम UV ऐड करके जो लाइब्रेरीज लेकर आते हैं वो कहाँ से आती हैं? पाइथन इंडेक्स से आती हैं, ठीक है, PyPI से आती हैं। और इसी तरह डॉकर की जो इमेजेस हैं वो डॉकर हब पर होती हैं। इसमें कुछ ऑफिशियल इमेजेस हैं जो दूसरे लोगों ने बना कर रखी हुई हैं, और कुछ अनऑफिशियल हैं जो कॉमन लोगों ने बना कर रखी हैं। इसी तरीके से इसमें एक हेलो वर्ल्ड की भी इमेज है। आप लोगों ने हेलो वर्ल्ड की कमांड किसने डॉकर की रन करी थी? आपने लिखा था डॉकर रन हेलो वर्ल्ड। एक्चुअली में आपने कंटेनर चलाया था। वो जो डॉकर थी वो टूल था, रन का मतलब था कंटेनर क्रिएट करके चला दो, और हेलो वर्ल्ड जो था वो इमेज का नाम था। अब अगर आप डॉकर हब पर आएंगे, आप यहाँ पर हेलो वर्ल्ड करेंगे तो वो इमेज सर्च होकर आ जाएगी। ये डॉकर हेलो वर्ल्ड की इमेज। इस हेलो वर्ल्ड का नाम सिर्फ हेलो वर्ल्ड है, इसको हम बोलेंगे ऑफिशियल इमेजेस। यहाँ पर ऑफिशियल का टैग भी लगा हुआ होगा कहीं, ये रहा डॉकर ऑफिशियल। अगर इसका नाम किसी ह्यूमन के नाम के साथ होता, अमीन आलम / हेलो वर्ल्ड, तो ये अनऑफिशियल होती, मतलब मैंने अपनी बना के अपलोड करी है। इस तरह पाइथन की ऑफिशियल भी होंगी, अनऑफिशियल भी होंगी। हर चीज़ की आपको यहाँ इमेज मिलेगी जो लोगों ने बनाई थी। अभी हम बनी बनाई इमेज यूज़ करते हैं, उसका कंटेनर चलाते हैं। पहले मैंने चलाया हेलो वर्ल्ड का कंटेनर, डॉकर रन हेलो एज इट इज नाम लिखना है। ये कहाँ से पुल होकर आ रही है? डॉकर हब से डाउनलोड होकर आ रही है, मतलब पुल होकर आ रही है। मैंने रन करा, पुल हुई, पुल होने के बाद चली। डॉकर का एक और रूल होता है कि अगर पहले से आपके सिस्टम में इमेज हो तो दोबारा डाउनलोड नहीं करता हो। पहले वो आपके सिस्टम में चेक करता है, अगर हो तो वहाँ से यूज़ करता है, नहीं हो तो डाउनलोड करता है। पहले से मेरे पास हेलो वर्ल्ड की इमेज थी तो उसने डाउनलोड करे बगैर डायरेक्ट चला दी। अभी मेरा कंटेनर चल गया। अब मैं डॉकर psc कमांड चला रहा था, अभी कंटेनर कितने आ रहे थे थोड़ी देर पहले? 0। अब कितने आएंगे? अभी भी 0 आएंगे। कंटेनर का एक और रूल है, कंटेनर एम्प्टी नहीं चल सकता।
कंटेनर को कोई टास्क चाहिए, कोई काम चाहिए, कंटेनर के पास से काम हट गया, काम खत्म, कंटेनर बंद हो जाएगा, खुद ही बंद हो जाएगा। कंटेनर के पास कोई ऐसा काम हो जो हर वक्त चल रहा हो। जब हम npm स्टार्ट चलाते हैं, हर वक्त चल रहा होता है, बिल्कुल, तो कंटेनर चलता रहेगा। जब हम npm स्टार्ट चलाते हैं लेकिन एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है तो हमारा सर्वर स्टॉप हो जाता है। तो अगर एप्लीकेशन क्रैश हुई तो कंटेनर रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि कंटेनर के पास कुछ करने को ही नहीं होगा तो रुक जाएगा। तो कंटेनर के पास अगर कुछ करने को ना हो तो रुक जाती है। तो ये तो हेलो वर्ल्ड की कमांड थी, ये सिंपल एक स्क्रिप्ट थी जो हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट प्रिंट कर रही थी। इसके अलावा इसमें कुछ काम ही नहीं हो रहा था, तो वो चला और चल के बंद हो गया। ठीक है, अब हम अपनी यहाँ पर आते हैं। यहाँ से देखेंगे कमांड से डोकर इमेजेस, मतलब इमेज को देखना। एक और कमांड है डोकर इमेज एलएस, और डोकर इमेजेस दोनों सेम काम करती हैं। डोकर पुल मतलब आपने गए डोकर हब पर कोई इमेज को आपने पुल कर लिया, मतलब डाउनलोड कर लिया। ये इमेज का नाम है और ये इमेज का टैग है। टैग मतलब वर्जन, दरमियान में कॉलन है तो कॉलन से डिफ्रेंशिएट करते हैं। डोकर RMI मतलब इमेज को रिमूव कर दो, उसका ये तरीका है। डोकर, इसकी दो कमांड है, डोकर इमेज रिमूव और इमेज की ID, जो भी हमने देखी थी ID होती है इमेज की, या तो शॉर्ट में लिखना है डोकर RMI और ID। एक कमांड है डोकर इमेज प्रून की, ये क्या करती है, ये काइंड ऑफ, ये आप समझ लें कि ये मल्टीपल बल्क में एक साथ इमेज डिलीट कर देती है, जिसको हम बोलते हैं हाउस कीपिंग एक्टिविटी। हाउस कीपिंग में क्या होता है, जो बेकार की चीज़ें हैं वो सारी साफ़ हो जाती हैं। तो जो इस्तेमाल ना होने वाली इमेज है वो क्या करता है, ये साफ़ कर देता है। तो ये नहीं होता है कि मैं 1 साल से इमेज चला रहा हूँ, मुझे याद ही नहीं है कौन सी किस काम की, कोई यूज़ हो रही है कोई नहीं हो रही, मैंने इमेज प्रून की कमांड चलाई, ना यूज़ होने वाली सब डिलीट हो जाएंगी। डोकर PSC कमांड कंटेनर की लिस्ट शो करती है। इसी तरह एक डोकर कंटेनर LS की कमांड होती है, वो भी सेम काम करती है। डोकर PS-A ऑल कंटेनर शो करती है, स्टॉप हो या रनिंग हो। इसी तरह डोकर कंटेनर LS-A की कमांड है, वो भी सेम काम करती है। ये शॉर्ट कमांड है। डोकर रन हेलो वर्ल्ड हम देख चुके हैं। अब ये नीचे वाली कमांड है, ये क्या कर रही है, अब देखा जाए तो कमांड नॉर्मली इस तरह होती है, डोकर रन हेलो वर्ल्ड। ये क्या है, सबसे लास्ट में क्या है, इमेज का नाम। ये दरमियान में क्या है, हम इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंटेनर रन करने की, ये फ्लैग है, ये इसका फ्लैग है। इसको हम बता रहे हैं कंटेनर चलाओ, किसको बता रहे हैं, डॉक्टर को। अब इसमें एडिशनल चीज़ें क्या है, इस इमेज, इस कंटेनर का नाम क्या होगा। अगर हम नहीं बताएंगे तो ये रैंडम नाम रखेगा, अगर हम बताएंगे तो जो हम बताएंगे वो रखेगा, लेकिन शर्त क्या है, यूनिक हो। अगर वो मिसमैच होगा तो आपको बोलेगा नाम चेंज करो। हमने लिखा माइनस नेम, ये क्या है हमारा पैरामीटर, मतलब फ्लैग। फ्लैग के आगे हम इक्वल टू लगाएंगे और इक्वल टू लगा के हम नाम क्या दे देंगे, माई हेलो वर्ल्ड। अब ये चलेगा तो माई हेलो वर्ल्ड नाम रखेगा, और अगर माई हेलो वर्ल्ड पहले से हुआ तो ये कहेगा नाम चेंज करो। कमांड लाइन को जब हम यूज़ करते हैं, कहीं पर हमें इक्वल टू लगाना हो, उसकी जगह हम स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं, एक ही बात है, हमारी मर्जी, हम इक्वल टू लगाएं या स्पेस यूज़ करें। कंटेनर चलाने का एक रूल है कि हेल्प इमेज का नाम लास्ट में आना चाहिए। इमेज के बाद सिर्फ एक चीज़ आ सकती है, वो है कमांड्स, वो हम बाद में देखेंगे, इमेज के बाद आ सकती है। अब हमने ये बता दिया। एक और कमांड होती है, वो होती है -IT। -IT का मतलब होता है, -I का मतलब होता है इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव मतलब अभी मेरा जो होस्ट है वो यूबंटू है, मतलब मेरा अपना सिस्टम है, लेकिन कंटेनर का अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो अलग है, ऐसा ही है, मेरा सिस्टम अलग है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कंटेनर के एनवायरनमेंट के साथ बात करना, तो मैं -I का वर्ड यूज़ करूँ। I का मतलब क्या, इंटरैक्टिव, मतलब मुझे उससे बात करनी है। उसके अंदर किससे बात करनी है, तो हमारे पास होता है TTY। TTY का मतलब होता है टर्मिनल, हमें टर्मिनल से बात करनी है, इंटरैक्टिव टर्मिनल। आगे मैंने क्या लिख दिया, हेलो वर्ल्ड में तो कुछ है ही नहीं ऐसा, मैंने ले ली यूबंटू की या कोई और सी इमेज, यूबंटू की इमेज ले ली, यूबंटू 2.40, मतलब ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें कुछ नहीं चल रहा, एम्प्टी। तो अब जो टर्मिनल है इसके भी अलग अलग फॉर्म होते हैं, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कौन सा वाला फॉर्म, बैश। बैश एक्चुअली में कमांड है, CD की कमांड चलाई आपने, LS की चलाई, इस तरह बैश भी एक कमांड है।
तो मैंने ये बता दिया उसके अंदर जाकर क्या बात करनी। पहले मैंने बताया इंटरेक्टिव मतलब कंटेनर से बात करनी है। कंटेनर में किससे बात करनी है? टर्मिनल से बात करनी है। कंटेनर के टर्मिनल से क्या बात करनी है वो मैं सबसे आखिर में लिखूंगा। मुझे ये बात करनी है, बेश बोलना है मुझे उसको। ये जो आखिर में लिखा हुआ बेश है ये क्या है? कंटेनर से क्या बात करनी है। इसका जो दूसरा वर्ड है वो उसको हम बोलते हैं कमांड एग्जीक्यूशन। क्या बोलते हैं? कमांड एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? क्या बात करनी है हमें? बेश ये बात करनी है। सीडी ये कमांड एग्जीक्यूशन है। तो कमांड एग्जीक्यूशन हमेशा इमेज के नाम के बाद आती है, बाकी हर चीज़ इमेज के नाम से पहले आती है। अभी मैं इसको रन नहीं कर रहा क्योंकि डाउनलोड होने में अच्छा खासा टाइम लगाएगी। जब कंटेनर चल जाए तो कंटेनर को स्टॉप करने की कमांड स्टॉप कर दो। डॉकर स्टॉप कंटेनर का नाम, यहाँ पर क्या नाम रखा था? माई बॉक्स। आप चाहो तो डॉकर कीज करके कंटेनर की आईडी भी उठा सकते हो, सेम बात है। नेम यूज़ करो, आईडी एक ही बात है, दोनों यूनिक है। तो स्टॉप करने के बाद स्टार्ट करने का दिल चाह रहा हूँ, स्टार्ट ऐसे कर लो। रीस्टार्ट का दिल चाह रहा हूँ, डॉकर रीस्टार्ट। हर कमांड के दो कमांड्स हैं, डॉकर कंटेनर स्टॉप भी एक ही है, डॉकर स्टॉप भी एक ही है। डॉकर कंटेनर स्टार्ट और आगे नाम भी एक ही बात है, डॉकर स्टार्ट भी एक ही बात है। डॉकर कंटेनर रिस्टार्ट और डॉकर रिस्टार्ट एक ही बात है। डॉकर कंटेनर आरएम और डॉकर आरएम एक ही बात है। इसी तरह जब कंटेनर चल रहा है क्योंकि वो रन टाइम है तो लॉग्स उसके अंदर बन रहे हैं। जब मैं npm स्टार्ट अपने पास चलाता था तो मेरे पास लॉग्स बनते थे। अब npm स्टार्ट कंटेनर चलाता है तो कंटेनर के पास लॉग्स बनने तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ डॉकर लॉग कंटेनर का नाम या आईडी। डॉकर लॉग माना से मतलब वॉच मोड को फॉलो करना, मतलब लाइव लॉग दिखाओ। मैंने क्या करा, डॉकर लॉग करके कमांड चलाई, लॉग दिखाए, वापस आ गया। मैं उसको कह रहा हूँ भाई कनेक्ट करो, मुझे दिखाते रहो, जो जो अपडेट आ रही है लाइव दिखाओ। तो डॉकर लॉग माना फिर डॉकर एग्जीक्यूट मतलब कोई कमांड कंटेनर। ये जो तरीका था ना, कंटेनर बनाते वक्त हम बात कर रहे थे। अब कंटेनर पहले से बना हुआ है, दोबारा तो नहीं बनाएंगे, तो उसके लिए डॉकर एग्जीक्यूट की कमांड है, मतलब कमांड एग्जीक्यूट करो। कौन सी कमांड? बेश की कमांड। मतलब कंटेनर बनने के बाद अगर बात करनी है तो ये कमांड है, बनते वक्त बात करनी है तो वो तरीका, दोनों ऑप्शन। अभी हम क्या करते हैं, नीचे एक और आता है, हम एक पाइथन की इमेज चलाते हैं जिसमें पाइथन का कोई प्रोग्राम चल रहा होगा। उसका नाम क्या है? पाइथन। उसका वर्जन है 3.12। अब हम यहाँ पर आते हैं, हम बोलते हैं डॉकर रन। रन के बाद क्या आता है? इमेज का नाम आता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैंने लिखा पाइथन। आगे क्या लिखना है? वर्जन। पहले हम जाते हैं डॉकर हब पर, पाइथन की इमेज देखते हैं मौजूद है या नहीं है। सर्च में आया, मैं पाइथन सर्च करा, एंटर कर दिया, पाइथन आ गया। इसके अंदर टैग है। एक टैग जो ना कॉमन होता है, जो हर कोई बनाता है, उसका नाम है लेटेस्ट। वो हर कोई बनाता है और जो बनाता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि लेटेस्ट टैग को हमेशा अपडेट करते हैं। लेटेस्ट का मतलब होता है मोस्ट अप टू डेट वर्जन। अगर मुझे वर्जन नहीं पता और मैं चाह रहा हूँ अप टू डेट आ जाए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? कॉलन लेटेस्ट। लेकिन अगर मुझे पता है तो मैं वो लिख दूँगा। तो यहाँ पर हम टैग्स में आते हैं, कितने सारे वर्जन हैं। इसमें से एक वर्जन लेटेस्ट का भी होगा, मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ से मैं। और लेटेस्ट का वर्जन 1-2 दिन पहले ही अपडेट हुआ होगा, ये 3 दिन पहले अपडेट हुआ है। अब पाइथन की मजबूरी है कि उसने 3.12 वर्जन लॉन्च करा तो 3.12 का टैग बनाएगा, साथ में लेटेस्ट को अपडेट करेगा। तो 2 इमेजेस रखेगा वो, एक लेटेस्ट वाली और एक 3.12 वाली। हर कोई ये करता है क्योंकि लेटेस्ट क्या कंसिडर किया जाता है? मोस्ट अप टू डेट वर्जन। इसी तरह यहाँ में पाइथन के आगे अगर कुछ ना लिखूँ तो ये लेटेस्ट पे जाएगा बाय डिफॉल्ट। कुछ लिखूँ तो मैं सेम लिख देता हूँ जो मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, कंटेनर चल गया। कंटेनर का नाम क्या लिखें? हमने यहाँ से नाम कंसिडर कर लिया, एपीआई नाम लिखना था। कंटेनर में एक और चीज़ होती है, वो है पोर्ट की मैपिंग करना। पहले वाले में तो हमने पोर्ट की मैपिंग नहीं करी थी क्योंकि उसमें कोई एप्लीकेशन नहीं चल रही थी। किस बात की मैप कर? यहाँ पर एप्लीकेशन चल रही है, तो एप्लीकेशन किस पर है? 8000 पर। स्पेस दिया हमने, 8000 करा, कॉलन लगाया 8000। लेफ्ट वाला कौन है, राइट वाला कौन है? लेफ्ट वाला हमारा, राइट वाला उनका है। ठीक है, ये हम जैसे चलाएंगे आपका एनवायरनमेंट चल जाएगा। ऑलरेडी इंड्यूस बाय कंटेनर। इसने ऑलरेडी इंड्यूस का क्यों बोला है? क्योंकि एपीआई के नाम से पहले से बना हुआ, तो मैं API 2 के नाम से बना लेता हूँ। देखें बन गया। अब मैं लोकल हाउस 8000 पे जाता हूँ, अगर चल रही होगी तो आ जाएगी, नहीं चल रही होगी तो नहीं आएगी।
कुछ भी नहीं आया। अब मैं कंटेनर चेक करता हूँ, डॉकर, ये कहीं और आ गया, चलो यहाँ कर लेते हैं, मसला नहीं। डॉकर PS 0, क्योंकि पाइथन की ब्लैंक इमेज थी, उसमें कुछ था ही नहीं। -A करके आऊँगा तो मुझे मिल जाएगी APA2, या डॉकर की इस पर आऊँगा, देखें यहाँ पे नज़र आ रही होगी APA2 बंद हो गई 1 सेकंड पहले। ठीक है, तो ये हमारा डॉकर के कुछ टॉपिक्स हैं। अब आप लोगों ने क्या करना होगा घर जाकर, इसके अंदर वॉल्यूम का भी टॉपिक है, इसमें एक टॉपिक है डॉकर फाइल का, आपने ये पढ़ के आना होगा नेक्स्ट क्लास में डॉकर फाइल का टॉपिक। और जो आपका फास्ट API का कोड है वो आपने डॉकर फाइल की यहाँ पे लिखी हुई है मैंने ऑलरेडी। ये डॉकर फाइल की मदद से अपनी इमेज बनानी होगी। अभी तो हमारी इमेज नहीं थी, हम डाउनलोड कर रहे थे पाइथन, अब हम अपनी बनाएंगे, उसको यूज़ करेंगे। और इस डॉकर फाइल के सबसे लास्ट में क्या नज़र आ रहा है, वो कमांड जिससे आपका कंटेनर स्टार्ट होता है, npm स्टार्ट है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक प्रोजेक्ट है जो सर ने आप लोगों के लिए बना दिया है, आपकी मेहनत आसान कर दी है, जो काम आपने खुद करना था। तो सर आप प्लीज़ प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताएं। अच्छा, ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए सिंपल सा प्रोजेक्ट है, फास्ट API का बैकएंड, और जो है वो कनेक्टेड है OpenAI एजेंट्स SDK के साथ। तो आपको अगर एजेंट कॉल करना होगा तो वो फास्ट API के थ्रू आप कॉल करा सकेंगे। तो ये प्रोजेक्ट है आपका, ये बेसिकली पूरा तैयार है, आपने बस इसको कंटेनराइज करना होगा। जो सर ने अभी आपको दिया है डॉकर फाइल पढ़ने का, वो आपने पढ़ के इस प्रोजेक्ट को कंटेनराइज करके अपने पास चलाना होगा। तो ये प्रोजेक्ट मैं डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दूंगा, और सर अमीन का जो रेपो है वो भी मैं शेयर कर दूंगा। ये इसका URL भी है, आप लोग सिंपल इस URL पे भी जा सकते हैं। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट है, किसी का मोबाइल मिला है तो जिसका हो आके मिलना है। चलिए, जिसका भी आईफोन है वो ले जाना। एक चीज़ मेक श्योर करें, आज जो हमने आर्किटेक्चर और सिस्टम डिज़ाइन पढ़ा है, होपफुली आपने कहीं लिखा होगा, घर जाकर आपने इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, और कोशिश करें इसका कोई ब्लॉग लिख दें, इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करें, या आपस में 2-3 लोग बैठ के डिस्कशन करें, वरना आप सब भूल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, आगे की क्लासेस में आपके ये बहुत ज़्यादा काम आएगी, अगर आप भूलें तो आपका नुकसान हो जाएगा। और ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको इंडस्ट्री में 8-10 साल बाद जाके समझ में आना शुरू होगी। हम आपका अभी से आपका माइंड प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।